वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। आज हम लोग इंग्लिश का दूसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31 से यानी 31 से शुरुआत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 जो इस तरह से है, फिल इन द सुटेबल प्रोपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें फिल इन द ब्लैंक है, उसको भरना है और इसमें क्या भरना है, प्रीपोजिशन भरना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है प्रीपोजिशन। फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस में जो सुटेबल प्रीपोजिशन है वो क्या होगा। यहाँ पे ये जो ब्लैंक है, यहाँ पे भरना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑन, ऑफ, इन, एज, अपॉन, ये सब चीज़ें प्रीपोजिशन में आती हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सेंटेंस पहले एक बार रीड कर लेते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी वन, यहाँ पे क्या होगा, द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ऑन भरेंगे, एज भरेंगे, ऑफ भरेंगे या इन भरेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी वन। आप लोग बताएं क्या भरा जाएगा, 31 का सही आंसर क्या होगा, वन। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का सी राइट आंसर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि सेंटेंस को रीड करने से ही पता चल रहा है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी नरेंद्र मोदी सब में से एक बहुत अच्छे या ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। ये हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे लिखा हुआ है, व्हेन द सन इज सनसेट, कॉमा, वी रिटर्न्ड होम, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि जब सनसेट हुआ तब हम घर लौटे, यानी सूर्यास्त के बाद हम घर लौटे। इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, सूर्यास्त के बाद हम घर लौटे। 32 का यहाँ पे हो जाएगा, पहला क्या है, द सनसेट एंड वी रिटर्न होम। फर्स्ट ये है, द सन सेट्स एंड वी विल रिटर्न होम। थर्ड है, द सनसेट एंड वी रिटर्निंग होम। और डी वाला है, द सन सेट्स एंड वी रिटर्न होम। अब इसमें सही कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द सनसेट एंड वी रिटर्न होम, सूर्यास्त हुआ और हम घर लौटे। ठीक, ये हो जाएगा 32। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये हो जाएगा 33 का, फिल द प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी प्रीपोजिशन भरना है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 31 में बताया था, यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है। यहाँ पे बताया था ना हमने आप लोग को, प्रीपोजिशन भरना है। ऐसे यहाँ पर भी 33 में भी प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना है। क्या है, आई शैल कम एंड, और क्या भरा जाएगा यहाँ पे, 33 का क्या हो जाएगा, एट होगा, टू होगा, इन होगा और ऑफ होगा। इसमें बताएं चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। 33 में ऑप्शन सही है सी। यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि आई शैल कम इन, यानी मैं आऊँगा, एंड और, 1 घंटे के अंतराल में। आई शैल कम इन एंड और माने होता है घंटा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इसमें भी प्रीपोजिशन भरना है, इसमें भी प्रीपोजिशन भरा जाएगा 34
33 में 34 में सॉरी 34 में प्रीपोजिशन भरा जाएगा यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, द ट्रेन वॉज पासिंग, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, डॉट डॉट अ टनल। क्या हो जाएगा, इसमें इन भरेंगे, थ्रो भरेंगे, अपान भरेंगे या फ्रॉम भरेंगे, आप लोग बताएं इसमें क्या प्रीपोजिशन सुटेबल होगा इसके लिए। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, थ्रो, यानी कि इसमें हो जाएगा द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रो अ टनल, यानी एक टनल से होते हुए ट्रेन एक टनल से होते हुए गुजरी। ठीक है, द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रो अ टनल। 34 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है ये, ही इज़ नॉट एलिजिबल, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, द पोस्ट। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी प्रीपोजिशन भी यहाँ पे भरना है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी फॉर एंड डी है इन। क्या सुटेबल होगा 35 में, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी ऑप्शन 35 का हो जाएगा सी फॉर, यानी कि ये फॉर जो है ये 35 का सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है 36 में, जैसा कि हम सब पढ़ पा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, fill in the blank in the following sentence with a appropriate coordinating conjunction। 35 का क्या हो जाएगा, he is very poor, यहाँ पे क्या भरेंगे, he is happy। क्या हो जाएगा, he is very poor डॉट डॉट he is happy। फर्स्ट दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है एज वेल एज, बी फॉर, सी एट और डी नीदर। क्या हो जाएगा इसमें, इसका सही ऑप्शन बताएं 36 का। 36 का हो जाएगा सी, यानी कि ही इज़ वेरी पुअर एट ही इज़ हैप्पी, यानी कि 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, एट। ठीक, अब चलते हैं 37 की तरफ। 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसमें भी कंजक्शन ही भरना है, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन ए में है बिफोर, एज, इफ या देन। क्या हो जाएगा इसमें 37 में, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट, यानी कि और सब पुस्तकों में ये पुस्तक बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इसका अर्थ ये निकल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कह रहा है, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया गया है इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, कंक्लूजन या ऑल ऑफ दी, यानी इन सब में सब सही है। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर डी, ऑल ऑफ दी, यानी अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी ऑल ऑफ दीज,
यानी इंट्रोडक्शन भी इसके लिए काम करता है, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन या कंक्लूजन, तीनों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका 38 का क्या हो जाएगा, डी। अब बढ़ते हैं 39 की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, ये बता रहा है कि लेटर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 टाइप लेटर्स होते हैं, जैसे कि सबको पता है 2 टाइप लेटर होते हैं। ऑप्शन ए सही है, ना कि 3, ना 1, ना 5, ये 2 टाइप लेटर होते हैं। एक होता है वॉवेल अपना, और एक होता है कंजक्शन, वॉवेल और कंजक्शन। ठीक है, यानी स्वर और व्यंजन। अब यानी कि 39 का ए सही ऑप्शन है। ये सब परीक्षा के बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। मैं ये चुन चुन के प्रश्न आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो यानी एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस सकता है। पढ़ते हैं 40 नंबर। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर, गुड लेटर का कंटेंट क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे बता रहा है। फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है हेडिंग होना चाहिए, या ग्रीटिंग होना चाहिए, बॉडी ऑफ लेटर, या ऑल ऑफ दीज। तो 40 क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें मेरे ख्याल से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि लेटर लिखने के लिए हेडिंग, ग्रीटिंग और बॉडी ऑफ लेटर तीनों मायने रखता है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑल ऑफ दीज यानी सभी चीज़ें सही मायने रखती हैं लेटर लिखने के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। 41 का हो जाएगा, ये एक फर्स्ट में है र्यूबर्न, बाइनिंग एंड बाइनिंग, लेटर्स बी स्टैंड्स, या नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा र्यूबर्न। Who will say to teach we must use experience already gained as starting point of our work। इसका फर्स्ट ऑप्शन ए सही है, र्यूबर्न। 41 का ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 देखें हम लोग। द पॉपुलर फॉर्मेट्स और, यानी पॉपुलर फॉर्मेट्स क्या हैं, कौन से अप्रोचेज हैं, हर्बर्टियन अप्रोच, या मोरिजियन अप्रोच, या इवैल्यूएशन अप्रोच, या इन सब चीज़ें। तो द पॉपुलर फॉर्मेट्स और, इसमें सबसे पॉपुलर फॉर्मेट क्या हो सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सारे अप्रोचेज बहुत मायने रखते हैं पॉपुलर फॉर्मेट्स के लिए, चाहे वो हर्बेरियन हो, चाहे मोरिजियन हो, चाहे इवैल्यूएशन हो। तो ये सारे अप्रोच बहुत मायने रखते हैं, यानी इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 43, क्या कह रहा है देखते हैं। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि पहले वाली जो प्री एक्टिव फेज होती है टीचिंग की, वो क्या होनी चाहिए, यानी टीचिंग इंग्लिश या टीचिंग कोई भी लैंग्वेज हो, एनी अदर लैंग्वेज, टीचिंग लर्निंग की जो प्री एक्टिव फेज़ होती है, स्टार्टिंग फेज़ होती है, वो क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट में दे रहा है प्लानिंग, सेकंड में एग्जीक्यूशन, थर्ड में इवैल्यूएशन, या ऑल ऑफ दीज। इसमें क्या होगा, 43 का बताएं सब लोग। 43 का हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्लानिंग भी, एग्जीक्यूशन भी, और इवैल्यूएशन भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 44 का। इसमें क्या कह रहा है, 44 देखते हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर, यहाँ में कम का अर्थ होता है एंड, यहाँ पे कम का मतलब होता है, ये एक तरीके से कहा जा सकता है कंजक्शन है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड ग्रामर ऐसा भी पढ़ सकते हैं, और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज, क्या हो जाएगा, यानी ट्रांसलेशन और ग्रामर का मेथड जो होता है वो और क्या कहलाता है,
इसमें ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है क्लासिकल मेथड या कम्पिटिटिव मेथड या एनालिटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। 44 का क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए सही है, क्लासिकल मेथड। 44 का हो जाएगा क्लासिकल मेथड। ठीक, यानी कि ट्रांसलेशन एंड ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। इसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का ये 45 क्या कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन क्या हो सकता है या क्या है, इसमें ये पूछा हुआ है 45 में। 45 का बताएं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया इंग्लैंड, सेकंड में फ्रांस एंड थर्ड में इटली और डी जो ऑप्शन है वो है अमेरिका। क्या होगा? द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, यहाँ पे 45 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इंग्लैंड। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड का जो ओरिजिन है वो क्या है? इंग्लैंड है। ओके, अब यानी कि ए ऑप्शन सही होगा 45 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या भरा जाएगा, यानी कि जो ये स्टेशन के बाद वाला फिल है, यानी जो ब्लैंक स्थान दिया गया है, ब्लैंक प्लेस है, उसमें क्या भरा जाएगा। और क्या ये कह रहा है कि हार्डली आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। इसमें क्या भरा जाएगा, जो ब्लैंक ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है एज, बी देन, सी व्हेन और डी इफ। क्या होगा इसमें? इसका 46 का सही ऑप्शन बताएं सब लोग। ये हो जाएगा ऑप्शन 46 का सी ऑप्शन सही है। यानी कि हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, मुश्किल से मैं स्टेशन पे पहुंचा ही था जब द ट्रेन लेफ्ट, यानी ट्रेन निकल पड़ी, मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन निकल पड़ी। यहाँ पे 46 का सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या है? 47 में क्या कह रहा है? 47 में बोल रहा है कि फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशन, यानी पोजेशंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसमें इसको जो है वर्ब में कन्वर्ट करना है। इसको हमें, इस जो सेंटेंस है ये वाला, इसको हमें बनाना है वर्ब में बनाना है। तो क्या हो सकता है? क्या ये पॉजेसिव होगा, पॉजेसिवनेस होगा, या पॉजेसिवली होगा, या पॉजेस होगा? क्या हो सकता है 47 का जब वर्ड यानी पोजीशन को हम वर्ब में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ये पोजीशन जो वर्ड है इसको हम वर्ब में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पॉजेस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा 47 का। अब बढ़ते हैं 48 की तरफ। 48 में क्या कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट वर्ड ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि करेक्ट वर्ड इसमें से चूज करना है। इसको वन मस्ट डू, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन मस्ट डू ड्यूटी, ये यानी कि जो ये ब्लैंक है इसमें क्या भरेंगे? इसमें क्या भरेंगे? फर्स्ट बता रहा है, ए ऑप्शन बोल रहा है वनास, बी हिज, सी हर और डी आवर। क्या भरा जाएगा इसमें? 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वन बता रहा है ना, वन के साथ में जो फिल इन द ब्लैंक में किया जाता है वो क्या हो जाता है? वनाज। जैसे शी के साथ हर होता है, जैसे कि सी के साथ हम हर लिखते हैं, ही के साथ हिज लिखते हैं और वी के साथ आवर लिखते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे वन के साथ वनाज लिखेंगे। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आते हैं 49 की तरफ। 49 में क्या कह रहा है कि द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय, यानी कि सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड जो है कहाँ से लिया गया है? यानी कि 49 बोल रहा है कि द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय,
अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ये कट गया है मेरे ख्याल से 49 का। 49 में जो सही आंसर होगा मैं आप लोगों को बता दूं। 49 क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, इसमें कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से कट चुके हैं। नहीं, सही है, 49 क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। 49 का बोल रहा है कि द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी ये 49 द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, इसमें क्या होगा। ए ऑप्शन है डॉक्टर वेस्ट, बी है H.E. प्लैमर, सी है प्रोफेसर C.J. डेटसन और डी है O. जेस्पर्सन। क्या होगा इसमें 49 का। 49 में सही आंसर बताएं, क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा H.E. प्लैमर, बी। 49 का बी सही आंसर है। H.E. प्लैमर द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड, किससे लिया गया। H.E. प्लैमर के द्वारा लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। 50 बोल रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी जो लैंग्वेज लर्निंग, किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए में दे रहा है रीडिंग, बी में स्पीकिंग, सी में लिसनिंग और डी में राइटिंग। क्या होती है लर्निंग प्रोसेस, किसी लैंग्वेज को सीखने की जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है क्या होती है। 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, लिसनिंग। जैसे कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे पहले चीज़ों को सुनना शुरू करता है, सुनते सुनते ही वो सीखता है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो। तो जो बच्चा स्टार्टिंग फेज पे सुनता है वही सीखता है। तो यानी लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। यानी 50 का क्या हो जाएगा, सी, लिसनिंग। अब बढ़ते हैं 51 में। क्या बोल रहा है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, यानी फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। फोनेटिक जो है कौन से साइंस मेथड पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए में दे रहा है रीडिंग, बी में राइटिंग, सी में साउंड्स और डी में प्रोनाउंसिएशन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 51 का, बताएं सब लोग। 51 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड्स। क्यों, क्योंकि फ़ोन से जो फोनेटिक मेथड होता है वो सिर्फ साउंड्स पे ही काम करता है, यानी एक दूसरे की बातों को हम सिर्फ सुनते हैं, जो फ़ोन वाला मेथड है। अब तो ये जो फ़ोन आ गए हैं, ये वीडियो कॉलिंग, तो ये वीडियो रिलेटेड हो गया, लेकिन जो पहले का फोनेटिक मेथड था वो साउंड्स पे ही स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, यानी सक्सेस का एडजेक्टिव अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस का एडजेक्टिव क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। क्या होगा आप लोग बताइए, सक्सेसफुल होगा या सक्सीड होगा या सक्सेसफुली होगा या सक्सीडिंग होगा, क्या होगा 52 का। इसका सही आंसर बताएं सब लोग। 52 का सही आंसर हो जाएगा ए, सक्सेसफुल। ठीक है, एडजेक्टिव सक्सेस का एडजेक्टिव सक्सेसफुल। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। 53 क्या है, पढ़ते हैं 53 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इस ब्लैंक को फिल करके हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्या लिखा हुआ है, नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दे रहा है लिटिल, बी में दे रहा है आ लिटिल, सी है द लिटिल और डी है लेस। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर 53 का हो जाएगा आ लिटिल, यानी कि बी। अ लिटिल नॉलेज, यहाँ पे अब कंप्लीट करें सेंटेंस को, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ओके, यानी कि कम ज्ञान बहुत ही, यानी अधूरा ज्ञान या कम ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसका हिंदी ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 54 की तरफ। 54 क्या कह रहा है कि द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज रिएक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। ऑप्शन ए कह रहा है ट्रांसलेशन एंड ग्रामर मेथड, बी कह रहा है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, सी कह रहा है बाइलिंगुअल मेथड और डी कह रहा है स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोचेस और मेथड। 54 का सही आंसर बताएं सब लोग। 54 का सही आंसर जो होगा वो होगा ए,
यानी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी ट्रांसलेशन और ग्रामर मेथड ये जो है डायरेक्ट टीचिंग मेथड को बहुत रिएक्ट करता है। 54 का ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कह रहा है? 55 कह रहा है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच टेबल रिलेट्स टू एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच किसको रिलेट करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है वर्ड पैटर्न को, सेंटेंस पैटर्न को, या ए और बी दोनों, या लेटर पैटर्न को। इसमें क्या हो जाएगा 55 का? 55 का सही आंसर बताएं आप लोग, क्या हो जाएगा 55 का? 55 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें जो है वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों मायने रखता है, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच जो रिलेट करता है वो दोनों को, चाहे वो वर्ड पैटर्न हो चाहे वो सेंटेंस पैटर्न हो। अब यानी कि इसका सही आंसर मैंने क्या बताया? सी, 55 का सी। अब आगे बढ़ते हैं 56। 56 क्या कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से लिया गया है? 56 का हो जाएगा 56, यानी कि द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है फ्रांस, सी में है इंडिया और डी में है अमेरिका। इसका क्या हो जाएगा? ओरिजिन मेथड कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि 57 बोल रहा है एडजेक्टिव इज डिफर इज, यानी डिफर का एडजेक्टिव क्या होगा? ऑप्शन ए में है डिफरेंट, बी में है डिफरेंसेस और सी में है डिफरेंटली और डी में है नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब इसका सही आंसर आपको बताना है कि डिफर का एडजेक्टिव क्या बन सकता है 57 का। बताएं सब लोग। 57 का डिफर का जो एडजेक्टिव होता है वो डिफरेंट कहलाता है, यानी कि इसका सही आंसर ए होगा, डिफरेंट। अब बढ़ते हैं 58 की तरफ। 58 क्या कह रहा है? 58 कह रहा है कि 58 में बोल रहा है कि व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल, दो प्रोडक्टिव स्किल के बारे में ये बात कर रहा है कि उसको बताएं। तो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, लिसनिंग स्पीकिंग है या लिसनिंग राइटिंग है, या सी में है स्पीकिंग राइटिंग या डी में है लिसनिंग राइटिंग। क्या हो सकता है प्रोडक्टिव स्किल किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज हो। तो फिर हालांकि यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश को सीखने का जो प्रोडक्टिव मेथड है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन 58 में बताएं कौन सा सही होगा। 58 का जो सही ऑप्शन है वो होगा सी, यानी स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये दो प्रोडक्टिव स्किल हैं किसी भी लैंग्वेज को या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, यानी 58 का हो जाएगा सी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो ये हमारे कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हम चुन के हम आपके सामने लाए हैं, एग्ज़ाम बेसिस से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे आपको सब बता दी हूँ। और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। जितने भी BTC वाले बच्चे हैं सबको शेयर करें, लाइक ज़रूर करेंगे अगर वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।